दोस्तों, एक महिला और एक पुरुष होता है और वह दोनों बाजार में जाते हैं और दुकान के ऊपर जाकर वह तलाश करने लग जाते हैं और दुकानदार को पूछते हैं कि हमें एक संदूक चाहिए। तो दुकानदार भी उनसे पूछता है कि तुम्हें कितना बड़ा संदूक चाहिए, क्या साइज का चाहिए संदूक। तो वह महिला और पुरुष आपस में मजाक करते हुए उसे कह देते हैं कि हमें एक लाश रखनी है, इतनी बड़ी संदूक चाहिए। जब ऐसी बात वह महिला और पुरुष हंसी मजाक में उस दुकानदार को बोलते हैं तो दुकानदार उसे एक बार तो सपाक मना कर देता है और फिर वह उसे परेशान होता पूछता है कि तुम दोनों आपस में क्या लगते हो। तो वह बोलते हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं। और फिर वह दुकानदार भी हंस देता है कि जब से मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर कर उसे ड्रम में पैक किया था, उसके बाद जहां देखो वहां यही सब चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन यहाँ कोई खतरे वाली बात नहीं है, क्योंकि आप तो दोनों पति पत्नी हो। वैसे आपको कितना बड़ा बक्सा चाहिए? और फिर उन्हें संदूक दिखाया जाता है और उनको एक संदूक है वह पसंद आ जाती है और आखिरकार उसका मोल भाव किया जाता है। मोल भाव करने के बाद एक संदूक उस दुकानदार का बिक जाता है। और जब वह संदूक ले जा रहे थे तो उस समय उस दुकानदार ने उस संदूक के ऊपर अपना नाम लिख दिया और आखिरकार उस संदूक को बिके हुए एक दो दिन बीत जाते हैं। और फिर एक दो दिन के बाद उस दुकान के ऊपर पुलिस आती है और पुलिस उस दुकानदार को वह संदूक की फोटो दिखाती है और कहती है कि क्या यह संदूक तुम्हारी दुकान से चोरी हुई है। तो वह दुकानदार बोलता है कि नहीं साहब, यह संदूक मेरी दुकान से चोरी नहीं हुई है, बल्कि यह संदूक तो मैंने ग्राहक को बेची थी। तो पुलिस कहती है कि इस संदूक में हमें एक लाश मिली है और यह लाश किसकी है किसकी नहीं है इसका अभी तक कुछ भी पता नहीं है। और आखिरकार पुलिस उन कातिलों तक भी पहुंचती है और आखिरकार यह लाश किसकी है किसकी नहीं है आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की यही समझने की कोशिश करते हैं। उस समय मुस्कान रस्तोगी का जो केस था उसकी घटना थी वह भी बहुत चर्चा में बन गया था और उसी तरह यह घटना भी उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चित है और यह भी एक बहुत चर्चित घटना बन गई है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा। आज जो आपको सच्ची घटना मैं सुनाने जा रही हूँ यह सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश की और छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर की। और दरअसल रायपुर का ही एक थाना लगता है वंडरलैंड पार्क और यहाँ पर एक जगह लगती है डिपरा नाला और डिपरा नाला से लगभग 100 किलोमीटर दूर 100 किलोमीटर नहीं है, 100 मीटर दूर पर ही एक बस्ती है और उस बस्ती में 23 जून 2025 को सुबह है 11:30 या 11 बजे के आसपास का वक्त है और वहां से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे यह दुर्गंध भी आगे से आगे बढ़ती जा रही थी और बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे समय की घड़ी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे यह दुर्गंध भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और फिर यहाँ पर लोग आपस में बात बनाना शुरू कर देते हैं कि यार सुबह से दुर्गंध आ रही है, पता नहीं किस चीज की दुर्गंध आ रही है, कोई जानवर मरा हुआ है या फिर और कुछ है। ऐसे ही करते करते लोग इकट्ठे होने लग जाते हैं और जहां से ये दुर्गंध आ रही थी वहां पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होकर वहां पर पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि क्या पता कोई जानवर मरा हुआ पड़ा होगा, उसकी वजह से दुर्गंध आ रही होगी। और फिर वह वहां पर जाकर देखते हैं तो डिपरा नाला है, उसके पास झाड़ियां हैं और झाड़ियों के अंदर एक संदूक पड़ा हुआ है और वह संदूक नया था। उस संदूक में ऐसा क्या था जिसमें इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी। और फिर वहां पर वह संदूक देखने के बाद 23 जून 2025 को दोपहर 2 बजे किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया और फिर यह सूचना जब पुलिस के पास पहुंचती है तो डीडी नगर पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच जाती है और साथ ही सर्विलांस टीम और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। और वहां पर पहुंचने के बाद वह लोगों की मौजूदगी में उस संदूक को खुलवाया जाता है और वीडियो बनाई जाती है साथ साथ में उसकी। और जैसे ही वह संदूक खुलता है तो उस संदूक के अंदर से एक लाल रंग का ट्रॉली बैग निकलता है
और जो ट्रॉली बैग निकला था वह ट्रॉली बैग उसके अंदर से फट चुका था। जैसे कि किसी के ट्रॉली बैग के अंदर आवश्यकता से ज्यादा सामान डाल दिया जाए तो वह फट जाता है, वैसे ही वह ट्रॉली बैग भी फट चुका था। और फिर पता चलता है कि उसके अंदर लाश थी और वह लाश जैसे जैसे फूलती जाती है वह ट्रॉली बैग फट जाता है। और फिर पुलिस आगे तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि उसमें सीमेंट से पैक किया गया था। लेकिन यह दुर्गंध पहले तो नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और वह फट जाता है, फटने के बाद यह दुर्गंध दूर दूर तक फैल जाती है। और फिर पुलिस ने यहाँ पर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। और जब जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पुलिस ने उस संदूक को बाहर निकाला जाता है। जब इस संदूक को बाहर निकाला जाता है तो उस संदूक के ऊपर नाम लिखा हुआ था हब्बू बाई। अब पुलिस की टीम इसके ऊपर काम करना शुरू करने लग जाती है। अब पुलिस ने देखा कि यह संदूक है, यह संदूक बिल्कुल नया संदूक है, यह कोई पुराना संदूक नहीं है। और फिर पुलिस वहां के लोकल मार्केट में जाती है और एक टीम इकट्ठा करती है। टीम इकट्ठा कर लोकल मार्केट में पहुंचती है और जहां पर ये बक्से संदूक वगैरह बेची जाती है उन दुकानदारों के पास जाती है। और यह यहाँ दुकान पर दुकान जा रहे थे। ऐसे ही करते हैं जब 5वीं दुकान पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यही दुकान हब्बू बाई की दुकान है। और ये हब्बू बाई की दुकान है, ये हब्बू बाई स्टील की दुकान होती है। यहाँ पर स्टील फैक्ट्री के नाम से दुकान होती है। यहाँ पर हर प्रकार के थोक फुटकर व्यापार। और ये हब्बू बाई की दुकान बहुत पुरानी बताई जाती है। और फिर जब पुलिस इसे हब्बू बाई को फोटो दिखाती है और उससे पूछती है कि यह संदूक तुम्हारी दुकान से बेचा गया है क्या, तो हब्बू बाई देखते ही बता देता है कि हाँ साहब, यह संदूक मेरी दुकान से ही बिका है। वह कहते हैं कि साहब यह संदूक मैंने ही बेचा था, मेरी ही दुकान से 22 जून 2025 को एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी कि स्कूटर पर बैठकर आए थे एक महिला और एक पुरुष। और फिर यहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है तो पता चलता है कि एक महिला और एक पुरुष थे। इन दोनों ने अपना चेहरा कवर कर रखा था और एक यह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्कूटी पर आए थे और यह संदूक को लेकर चले गए थे। और अब इनका यह पता नहीं चल रहा था कि यह कौन है, कहाँ से हैं। फिर जो ये हब्बू बाई था इससे पुलिस पूछती है कि क्या तुम इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दे सकते हो। अगर तुम किसी ग्राहक के फोन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह लिखते हो या कुछ और लिखते हो तो आप हमें बता दो तो हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो फिर ये हब्बू बाई कहता है कि साहब और तो मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन इन लोगों ने जो पेमेंट की थी वह पेमेंट ऑनलाइन की थी। अब यहाँ से पुलिस को अपना रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा था कि अब तक तो पता भी नहीं था कि किसका कत्ल हुआ है, किसने किया था, लेकिन अब पुलिस को यहाँ से एक लीड मिल गई थी। फिर पुलिस ने पता किया कि जो ऑनलाइन पेमेंट की है वह किसने की है, तो पता चलता है कि किसी अंकित उपाध्याय के नाम से यह ऑनलाइन पेमेंट हुई है। यह इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 में रहते हैं जो कि रायपुरा इलाके में लगती है। यह रायपुरा के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 के रहने वाले होते हैं। और आखिरकार वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और फिर वहां पर जाने के बाद पुलिस उस कॉलोनी में पहुंचती है और उस कॉलोनी में पहुंचने के बाद आसपास के लोगों को यह फोटो दिखाती है जो सीसीटीवी में यह महिला और पुरुष है। जब पता चलता है कि हाँ यह अंकित उपाध्याय है और जो इसके साथ महिला है यह इसकी पत्नी शिवानी है। और फिर पुलिस वहां से पूछती है कि अंकित उपाध्याय कहाँ मिलेगा, तो फिर वह वहां के जो उनके परिवार के लोग हैं वह कहते हैं कि अंकित उपाध्याय तो दिल्ली के लिए निकल चुका है, इसे कोई जरूरी काम था इसीलिए यह दिल्ली के लिए निकल चुका है। फिर जो पुलिस टीम थी यह उच्च अधिकारियों को इस बात की सूचना देती है और उच्च अधिकारी जो एसपी होता है यह लाल उमेद सिंह, उन्हें भी इस मामले की बड़ी गंभीरता से लिया। और इस मामले को गंभीरता से लेने के बाद इसे पूछा जाता है कि वह फ्लाइट, ट्रेन, बस या किससे गया है, तो पता चलता है कि यह फ्लाइट से दिल्ली गया है। और फिर तुरंत दिल्ली की पुलिस से संपर्क किया और फिर दिल्ली पुलिस ने जो एयरपोर्ट पर पुलिस होती है उससे संपर्क किया। और अब जो ये हवाई जहाज था यह रात के 8 बजे 23 जून को यह उड़ चुका था। अब इसको बीच रास्ते में तो कैसे रोका जाए, लेकिन जब यह दिल्ली में पहुंचता है तो वहां पर सीआरपीएफ के जवान पहले से ही मौजूद होते हैं और यह अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी जो शिवानी शर्मा है उनको जो फ्लाइट से उतरते हैं, उतरने के बाद तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है।
और फिर पुलिस इनको हिरासत में लिए हुए लगभग 7 घंटे हो जाते हैं और 7 घंटे पूरे हो जाने पर इसकी फॉर्मेलिटीज होती है वह पूरी की जाती है। और फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आखिरकार इन्हें 24 जून 2025 को दोपहर इसे वापस छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहुंचा दिया जाता है। फिर इनके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि जो ये अंकित उपाध्याय है यह रिटायर्ड एसआई का बेटा होता है और यह पेशे से एक वकील होता है। और इनकी पत्नी से पूछताछ शिवानी शर्मा से पूछताछ की जाती है तो यह बता जाता है कि जो अंकित शर्मा है उपाध्याय है अंकित, यह जमीन खरीदने और बिकवाने का काम किया करता था। और फिर सभी को पता है ये तो कि जब कोई भी मुजरिम पकड़ा जाता है तो वह पहले तो पुलिस के सामने इधर उधर की बातें ही घुमाता है और फिर जब पुलिस उनसे सख्ताई से पूछताछ करती है तब ये जो अंकित उपाध्याय है यह बताता है कि उस बक्से के अंदर सूटकेस था और उस सूटकेस के अंदर जो लाश थी वह लाश किशोर पेंकरा की थी और इस व्यक्ति की उम्र लगभग 55 साल के आसपास की होती है। फिर पुलिस इसे पूछती है कि तुम आखिरकार इतने बड़े व्यक्ति को कैसे मारा, इसके मारने के पीछे की वजह क्या ही। फिर ये जो अंकित उपाध्याय है यह बताता है कि जो ये किशोर पेंकरा थे यह हांडी पार्क एक जगह लगती थी उसके HMT चौक के पास ये रहता था किशोर पेंकरा और बिल्कुल अकेला रहता था। दरअसल 2015 और 16 में उसका एक मकान होता है हांडीपुर के पास, उसका यह सौदा कर दिया था 50 लाख रुपए के आसपास और वह मकान खरीदने का और इस मकान को खरीदने के लिए आते हैं चंद्र प्रकाश कुर्रे। फिर ये जो किशोर पेंकरा है यह इस मकान को बेचने के बाद इसका मन और लालच में आ जाता है और यह कहता है कि मैं अब इस मकान को नहीं बेचूंगा। और फिर जो ये किशोर पेंकरा है इसने संपर्क किया अंकित उपाध्याय से। यह अंकित उपाध्याय को बताता है कि मैंने अपना मकान बेच दिया था लेकिन अब मैं इस मकान को बेचना नहीं चाहता हूँ। फिर जो ये अंकित उपाध्याय है यह किशोर पेंकरा से कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी हर तरफ से हर कोशिश में तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। और फिर बिल्कुल ऐसा ही होता है। यह अंकित उपाध्याय है यह किशोर का मकान नहीं बिकने देता है और फिर एक उसका नजदीकी मकान और होता है, उस मकान को यह बेचना चाहता है और वह मकान यह 30 लाख रुपए में बिकवा देता है और यह मकान बिक जाता है 30 लाख रुपए के आसपास, रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हो जाती है। फिर जब जैसे बात पैसे की आती है तो यह जो अंकित उपाध्याय है यह वह 30 लाख रुपए अपने पास रख लेता है। अब किशोर बार बार जब इस वकील से पैसे की मांग करता था तो यह अंकित उपाध्याय था यह कोई ना कोई बहाना बना देता था और यह बहाने इस बात से बना रहे थे क्योंकि जो पैसे थे वह तो ये सट्टे में और शेयर मार्केट में खर्च कर देते हैं। और फिर इन दोनों के बीच में बहस चलती है, बहस कभी कभी ज्यादा बढ़ जाती थी, ऐसे ही करते करते बहस चलती रहती थी। और फिर इसी बीच में एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होता है किशोर पेंकरा का। और फिर जो किशोर पेंकरा था यह इसके एक्सीडेंट में यह विकलांग हो जाता है। विकलांग होने के बाद यह व्हील चेयर पर चलता था क्योंकि यह विकलांग हो जाता तो इससे चल नहीं पाता था, यह व्हील चेयर पर ही बैठकर चल पाता था। और फिर जो किशोर पेंकरा है यह वकील साहब से कहता है कि वकील साहब आप मेरे पैसे दे दो, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं अब बीमार भी रहने लगा हूँ। तो फिर जो ये वकील है यह कहता है कि किशोर से कि अब तुम हमारे पास रह जाओ, तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी है हमारी है, हम आपका ख्याल रखेंगे, आपका बहुत अच्छे से आपको रखेंगे, मैं आपका खाने पीने का ध्यान रखूंगा, दवाई वगैरह का भी ध्यान रखूंगा, खाने पीने नहाने धोने का सब ध्यान रखूंगा। तो फिर किशोर कहता है कि हाँ ठीक है, अगर तुम मेरे पैसे नहीं देते हो तब तक मैं आपके पास ही रह जाता हूँ। और फिर ऐसे ही करते करते समय गुजर रहा था। फिर किशोर था इसकी डिमांड आगे बढ़ जाती हैं। यह कभी तो खाने के लिए कुछ मांगता था, कभी खाने के लिए कुछ मांगता था। फिर ये जो अंकित था यह उस किशोर को समझाता है कि तुम्हारी ये दिन प्रतिदिन डिमांडें बढ़ रही हैं, मैं इतनी डिमांडें तुम्हारी पूरी नहीं कर सकता। फिर जो किशोर है वह कहता है कि अगर तुम मेरी डिमांडें पूरी नहीं कर सकते तो मेरे पैसे दे दो। ऐसे ही करते करते दोनों में कहा सुनी होना शुरू हो गई। और ये अंकित था यह किशोर को पैसा देना नहीं चाहता था और फिर यह अंकित उस किशोर को अपने फ्लैट पर बुला लेता है 21 जून 2025 को, जो कि 30 D 321 इंद्रप्रस्थ फेज 2 रायपुर में बुलवा लेता है।
और उसने अपने फ्लैट पर बुलाने के बाद वह उसे कुछ चाय वगैरह, नाश्ता वगैरह, पोहे का नाश्ता करवाते हैं और वह करवाने के बाद वह गहरी नींद में सो जाता है। और फिर जो इसकी पत्नी है शिवानी, यह तो इसके पैर पकड़ती है और जो अंकित है यह उसका गला दबा देता है। और यह जो अंकित उपाध्याय है यह 15 से 20 मिनट तक उसका गला दबाए रखता है, 15 से 20 सेकंड तक उसका गला दबाए रखता है और इसी बीच वह अपना प्राण त्याग देता है। और फिर जो ये अंकित और ये शिवानी थी, इसको विश्वास नहीं होता कि यह व्यक्ति मरा है कि जिंदा है। फिर यह एक धारदार हथियार लेते हैं, चाकू, उससे इसका गला रेत देते हैं और रेतने के बाद इसे एक जगह पर रख देते हैं और इनके घर के ऊपर ब्लड ही ब्लड हो जाता है। और फिर इसी बीच में इन्हें मौका पाते ही एक लाल रंग का ट्रॉली बैग होता है, उसके अंदर इसकी जो डेड बॉडी थी उसको पैक कर देते हैं। और फिर ये जब ट्रॉली बैग में आ नहीं रहा था तो इसको तरोड़ मरोड़ के उस ट्रॉली बैग में डाल देते हैं। और ट्रॉली बैग में डालने के बाद यह दिमाग लगाते हैं कि क्यों न हम इसमें डालने के बाद इसके ऊपर से सीमेंट डाल दें तो यह और अच्छे से टाइट पैक हो जाएगा। और फिर यहाँ से यह 30 से 35 किलो सीमेंट का इंतजाम करते हैं और इंतजाम करने के बाद यह उस सीमेंट का घोल बनाते हैं और घोल बनाकर उसकी जो डेड बॉडी थी उसके ऊपर डालते हैं और डालने के बाद उस बैग को अंदर से बंद कर दिया जाता है। और फिर इन्होंने जैसे कि परफ्यूम और कुछ खुशबू की चीजें इसमें डालते हैं कि इसमें बदबू न आए। जैसे जैसे 8-10 घंटे बीत जाते हैं तो यह बॉडी है यह डिकम्पोज होने लग जाती है और उसमें दुर्गंध सी आनी शुरू हो जाती है। और फिर वह सोचते हैं कि क्यों ना हम इस लाश को कहीं फेंक आते हैं। फिर यह उस बैग को उठाने की कोशिश करते हैं तो वह बैग भारी होता है, यह लोग उस बैग को नहीं उठा पाते क्योंकि इसमें 30 से 35 किलो तो लगभग इन लोगों ने सीमेंट भर दी थी और कम से कम 50 से 60 किलो का वह व्यक्ति होगा जो उसकी लाश थी और यह इसको उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर यह 22 तारीख को 22 जून 2025 को यह मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जाने के बाद यह एक संदूक खरीद कर लाते हैं और उस संदूक का खरीदने का मकसद यही था कि इसके अंदर हम इस बैग को, जिसके अंदर लाश रखी, इस बैग को हम संदूक के अंदर डालेंगे और इसको कहीं दूर फेंक आएंगे। और यहाँ पर यह ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और यह जब भी यह हब्बू भाई की दुकान से यह संदूक खरीदते हैं और यह हब्बू भाई की दुकान से जब भी कोई संदूक हो या कोई गेहूं डालने का टैंक हो या फिर और कोई सामान हो खरीदता है कोई भी, तो यह हब्बू भाई उस सामान के ऊपर अपना नाम लिख देता है। और यह छूटे ना, हब्बू भाई दुकान में उसकी एक मशहूर दुकान होती है, उसकी पुरानी दुकान होती है। और फिर इस ट्रंक को ये घर पर लाते हैं। घर पर लाने के बाद यह उस डेड बॉडी को उसके अंदर डालते हैं। फिर ये अन्य 2 मजदूरों की हेल्प भी लेते हैं, उसकी सहायता से लिफ्ट से उस संदूक को नीचे उतारा जाता है। और तब नीचे उतारा जाता है तो यहाँ से एक लड़का गुजरता है, ऐश्वर्या इसे पूछता है कि भाई तुम इस संदूक में क्या रखे हो, तो यह जवाब देने में असमर्थ होते हैं और यह उसे कोई भी जवाब नहीं देते हैं। और यह उस बक्से को उठाकर यहाँ से एक एल्टो कार होती है जिसके नंबर प्लेट भी टूटी हुई सी होती है, उसके पीछे ले जाकर इस संदूक को वहां पर पैक कर देते हैं। और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है, वहां पर ले जाकर इस बक्से समेत इस लाश को फेंक देते हैं। और इन्हें लगता था कि हम कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और जो व्यक्ति था किशोर पेंकरा, यह भी बिल्कुल अकेला था, इसके आगे पीछे कोई नहीं था, तो इसको पूछने वाला भी कोई नहीं था। और फिर उस बक्से के ऊपर हब्बू भाई नाम लिखा हुआ था और इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की हुई थी और ऑनलाइन पेमेंट की थी, बैंक के माध्यम से इनकी डिटेल मिल जाती है। डिटेल मिलने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। और शुरू में तो ऐसा ही लगता था कि ये पति पत्नी बक्सा खरीद रहे हैं, संदूक खरीद रहे हैं, तो ये हंसी मजाक ही लग रहा था। लेकिन इसके पीछे जो एक कत्ल होता है वह कत्ल भी बहुत भयानक होता है। अब इसमें आगे जांच में पुलिस हर एंगल से इनसे पूछताछ कर रही है और पूछताछ करने के बाद पुलिस इसे जल्दी से जल्दी हो सके उससे जल्दी से जल्दी सजा दिलवाएगी इन्हें। और दोस्तों, इस पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।